नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो 70वें बीपीएससी का एग्जाम जिसका डेट ऑलरेडी हमारे पास है कि 30 सितंबर 2024 को 70वें बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, उसको लेकर मैं प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं लगातार और ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोग 1 से 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी ला चुके हैं जिसमें हम लोग लगभग 300 क्वेश्चंस ऑलरेडी देख चुके हैं और वो अलग अलग टॉपिक के ऊपर है। कोई करंट अफेयर्स के ऊपर है, कोई बिहार स्पेशल है, कोई प्रीवियस ईयर है। तो अगर आप लोगों ने वो पार्ट 1 to 6 नहीं देखा है तो आप लोग उसको जाकर ज़रूर देखिए। उसको वो जो पार्ट 1 to 6 है वो 6 के 6 वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जरूर देखिएगा उसको। और इस तरीके से लगभग 50 प्रैक्टिस सेट हम लोग लाने वाले एग्जाम के पहले, जिसमें 2000 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। और आप ये मान कर चलिए कि आपके एग्जाम में लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको इसी 2000 क्वेश्चन से देखने को मिलेगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो आज जो 7वां प्रैक्टिस सेट है उसका टॉपिक है बिहार स्पेशल क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसे मतलब मिक्स रहेगा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे और बाकी के बिहार स्पेशल क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब दिए गए कथनों पे आपको विचार करना है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसके बाद फिर आपको बताना है कि ऊपर दिए गए में से कौन सा कथन सही है। उसके बाद उसी हिसाब से आपको आंसर को सेलेक्ट करना है। यह एग्जाम यूपीएससी 2004 और सीडीएस 2005 में आया हुआ है। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट्स में क्या क्या है। पहला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है, पार्ट 6 अगर आप लोगों ने देखा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कलकत्ता में नहीं हुआ था, ये बॉम्बे में हुआ था। उस समय मुंबई नहीं था, उस समय बॉम्बे कहा जाता था, तो ये बॉम्बे में हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो अधिवेशन था, सेकंड सेशन था कांग्रेस का, वो उसमें अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपना 1916 का अधिवेशन लखनऊ में किया और वहां दोनों के बीच लखनऊ संधि हुआ। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि कांग्रेस का बंटवारा हो गया था 1907 में। और कहां पे हुआ था बंटवारा? सूरत में हुआ था, इसीलिए इसको कहा जाता है सूरत स्प्लिट कहा जाता है। वहां पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, मतलब कि चरमपंथी और नरमपंथी दल के बीच में बंटवारा हो गया। लेकिन 1916 में चरमपंथी और नरमपंथी जो दो कांग्रेस के 2 धड़ हो गए थे, दोनों 1916 में मिल गए, इसीलिए इसको कहा जाता है मर्जर हुआ था। इस टाइम पे दोनों कांग्रेस का जो दोनों धड़ था वो 1916 में मिल गया था। उसके साथ ही साथ 1916 में जो अधिवेशन हुआ लखनऊ में, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अपना अधिवेशन लखनऊ में ही किया, इसीलिए इसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए लखनऊ संधि है ना, लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच यहाँ पे एक पैक्ट साइन हुआ था, इसीलिए इसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। तो दूसरा और तीसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और पहला गलत है। तो पहले का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए इसको डिटेल से देख लेते हैं। हम लोग वैसे पार्ट 6 में भी देख रखे हैं। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम था। ये एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे और कांग्रेस का जो स्थापना है वो 1885 में हुआ था। पहला सेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था 1885 में। 72 प्रतिनिधियों ने पहले सेशन में पार्टिसिपेट किया था। पहले सेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी। लॉर्ड डफरिन उस समय वाइस रॉय थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। और क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि दूसरे सेशन का अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और यह सेशन हुआ था 1886 में, कलकत्ता में हुआ था। इस समय 436 डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तीसरा सेशन जो है वो अगले साल 1887 में हुआ मद्रास में, और उस समय पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने बदरुद्दीन
तैयब जी, और इस समय 607 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। चौथा सेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ और इस टाइम पे पहला कोई अंग्रेज जो था वो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, जॉर्ज यूल, और इस समय 1248 डेलीगेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये सब हम लोग पार्ट 6 में भी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने कांग्रेस के जो सारे इंपॉर्टेंट अधिवेशंस हैं, सारे जो इंपॉर्टेंट जो उसमें सेशंस है, उसमें हम लोगों ने डिटेल से कवर किया पार्ट 6 में। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित राष्ट्रवादियों पर विचार करें। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखते हैं सवाल क्या पूछा जा रहा है। निम्न में से किन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के उग्रवादी राष्ट्रवादी के नाम से जाना जाता है? मतलब कि इनमें से कौन थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, मतलब ये हिंसा में विश्वास रखते थे आज़ादी लेने के लिए। तो वो कौन थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में है। तो हम लोग जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो है लाल बाल पाल नाम से मशहूर थे। लाल, बाल और पाल ये एक शॉर्ट नाम है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों ही एक्सट्रीमिस्ट धड़े के थे, मतलब कि उग्रवादी राष्ट्रवादी थे। तो यहाँ पे देखिए लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये तीनों ही उग्रवादी थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले ये मॉडरेट्स थे, मतलब ये नरमपंथी थे। ये चाहते तो थे कि भारत आज़ाद हो जाए अंग्रेजों से, लेकिन ये चाहते थे कि लड़ाई झगड़े से ना, प्यार से आज़ादी हो। तो ये मॉडरेट्स विचारधारा के थे और ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट थे। तो यहाँ पे 1, 2, 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है 1, 2, 3, तो दूसरे का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लिस्ट मैंने बना दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, चरमपंथी नेता, और ये सारे मॉडरेट्स लीडर थे, मतलब नरमपंथी नेता। तो आप एक बार इस लिस्ट को विजिट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक चरमपंथी नेता नहीं थे, एक्सट्रीमिस्ट कौन नहीं थे? तो अभी पिछले प्रश्न में ही हम लोगों ने देखा बाल गंगाधर तिलक ये तो थे ही, मदन लाल ढींगरा ये भी चरमपंथी नेता थे, मतलब एक्सट्रीमिस्ट थे। उधम सिंह इनको भी माना जाता है क्योंकि 20 सालों के बाद इन्होंने बदला लिया था माइकल ओ ड्वायर से लंदन में जाके। तो एक तरीके से हिंसा में इन्होंने विश्वास किया, इसीलिए ये भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले, इनको महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु भी इनको कहा जाता है, महात्मा गांधी जी का, गोपाल कृष्ण गोखले को। और ये एक मॉडरेट लीडर थे, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो तीसरे का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये बीपीएससी एग्जाम 2001 में आया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नेता चरमपंथी दल से संबंधित था? एक्सट्रीमिस्ट थे, कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ये तो बिल्कुल नहीं एक्सट्रीमिस्ट थे, ये मॉडरेट्स थे। गोपाल कृष्ण गोखले कई बार बात कर चुके हैं, ये मॉडरेट थे। एसएन बनर्जी मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये भी मॉडरेट थे, मतलब नरमपंथी थे। तो चरमपंथी सिर्फ एक ही थे और वो है औरोबिंदो घोष। जो ऑप्शन में दिया गया उसमें सिर्फ एक ही चरमपंथी थे। चौथे का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी एग्जाम 2002 में आया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रखूंगा, लेकर रहूंगा, यहाँ पे आप मिस्टेक है थोड़ा, लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? देखिए अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो कथन है ये है बाल गंगाधर तिलक जी का। पांचवे का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके कई स्टेटमेंट थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये था बाल गंगाधर तिलक जी का। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा दिल्ली चलो, जय हिंद, ये तीनों जो नारा है ये दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। साइमन गो बैक मतलब साइमन वापस जाओ, जब साइमन कमीशन आई थी इंडिया में 1927 में, तो उस टाइम ये नारा दिया गया था साइमन गो बैक, साइमन मतलब वापस जाओ। और इसके अलावा एक और नारा था इनका, एवरी ब्लो that is hurled on my back will be a nail in the coffin of the British Empire। मतलब मेरे जो ऊपर एक एक लाठी जो पड़ रहा है वो सारे के सारे जो हैं वो ब्रिटिश अंपायर के कॉफिन में एक ताबूत, उनके जो ताबूत है उसमें कील का काम करेगा। तो ऐसा किसके द्वारा ये कहा गया था? तो ये कहा गया था लाला लाजपत
राय जी के द्वारा। उसी साइमन कमीशन के विरोध में ही, विरोध करते टाइम ही इनके सर पे लाठी लगी थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा ही दिया गया था। डू और डाई, करो या मरो, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही बोला गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये बोला गया था राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा। सत्यमेव जयते, मतलब ट्रूथ ओनली ट्रायम्फ्स, मतलब सत्य की ही जीत होती है, ये कहा गया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जो इन्होंने कहा था, एक्चुअली ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। लेकिन आज़ादी की लड़ाई के दौरान 1918 में जब कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, उस समय ये प्रेसिडेंट थे और अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस के दौरान ही इन्होंने बोला था सत्यमेव जयते। तो याद रखिएगा, सत्यमेव जयते को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये किनके बारे में कहा जाता है? ये कहा जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। छठा का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे और भी कई सारे हैं, देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता था जेपी या तो फिर लोकनायक। लोकनायक मतलब पीपल्स लीडर, मतलब जनता का नेता। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किनको कहा गया? तो ये हम लोग देखते हैं कि लोकनायक तो हम लोग देख लिए, जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता है, लेकिन लोकमान्य और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ये दोनों ही बाल गंगाधर तिलक को ये उपाधि थी। आगे देखते हैं, देश नायक, नेताजी और बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया ये कहा गया सुभाष चंद्र बोस जी को। आगे देखते हैं, कायदे आजम ये उपाधि दी गई मोहम्मद अली जिन्ना को। चाचा ये जवाहरलाल नेहरू जी को। देश बंधु ये कहा गया CR दास मतलब चितरंजन दास जी को। बादशाह खान, बाचा खान, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी ये सब कुछ कहा गया अब्दुल गफ्फार खान को। फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये उपाधि मिला लॉर्ड रिपन को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये कहा गया दादा भाई नौरोजी जी को। गुरुदेव ये कहा गया रविंद्रनाथ टैगोर को। इंडियन बिस्मार्क या स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया या आयरन मैन ऑफ इंडिया ये तीनों ही उपाधि थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। इंडियन नेपोलियन, भारतीय नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को। पंजाब केसरी कहा गया लाला लाजपत राय जी को। और इसके अलावा मार्टिन लूथर कहा गया, इंडिया का मार्टिन लूथर किनको माना जाता है? दयानंद सरस्वती जी को। आगे देखते हैं, लाल बाल पाल हम लोग बात कर चुके हैं। लाल मिस लाला लाजपत राय, बाल मिस बाल गंगाधर तिलक और पाल मिस बिपिन चंद्र पाल। ये सारी जानकारियां आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हैं अनुग्रह नारायण सिंह जी को जाना जाता है बिहार विभूति के नाम से। सातवां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आठवां देखते हैं, किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा? तो हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा था कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ये किनको कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को। लेकिन अब यहाँ पे सवाल है कि ये किसने कहा? मतलब इनके बारे में तो कहा गया बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, बट कहा किसने? तो ये कहा गया था वेलेंटाइन चिरोल के द्वारा। आठवां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने इस उपाधि को दिया था बाल गंगाधर तिलक को कि ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है। आगे देखते हैं नौवां, अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों का कत्लेआम कब हुआ था? ये भी बीपीएससी एग्जाम 2004 में आया हुआ है। फिर यहाँ देखिए वेस्ट बंगाल PCS में भी आया हुआ 2008 में। तो ये कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नौवां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। जालियांवाला बाग मसैकर मतलब हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और इसको अमृतसर मसैकर भी मतलब अमृतसर हत्याकांड भी कहा जाता है क्योंकि ये अमृतसर में ही हुआ था। अब ये हुआ कब था? तो जो सालाना वहाँ पे बैसाखी का मेला लगता है उसी के दौरान ये हुआ था। उस टाइम पे एक बहुत ही शांत एक भीड़ वहाँ पे जमा हुई थी जलियांवाला बाग में, जो कि पंजाब के अमृतसर में है। तो वो भीड़ कर क्या रही थी? तो वो बेसिकली प्रोटेस्ट कर रही थी रोलेट एक्ट के विरोध में। अब रोलेट एक्ट क्या है हम लोग आगे के क्वेश्चंस में डिटेल से देखेंगे। तो एक नया एक्ट था ब्रिटिशर्स ने लाया था, उसके विरोध में ये लोग वहाँ पे जमा हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और साथ ही साथ एक वजह और था कि
प्रो इंडिपेंडेंस जो एक्टिविस्ट थे, मतलब वैसे लोग जो कि इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वैसे एक्टिविस्ट थे 2 लोग, उनको अरेस्ट किया गया था। तो वो दोनों कौन कौन थे? एक सैफुद्दीन किचलू थे और एक डॉक्टर सत्यपाल थे। इन दोनों को ब्रिटिश लोगों ने अरेस्ट कर लिया था। तो 2 वजह से ये लोग विरोध कर रहे थे, एक रॉलेट एक्ट के विरोध में और इन दोनों की रिहाई के लिए। तो हुआ क्या, वहां पे जो ब्रिगेडियर जनरल थे, जनरल डायर, वहां पे जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि आप लोग इन पे ओपन फायर कर दो, मतलब गोलियां चला दो। इन लोगों को कोई वार्निंग नहीं दी गई, सीधा गोलियां चला दी गई। तो इसमें क्या हुआ, मृतकों की संख्या कहा जाता है सरकारी आंकड़े के अनुसार कि 400 से भी कम थे, लेकिन अगर अदर आंकड़ों को माने तो 1000 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे मृत्यु हुई थी। और वो लोग कैसे थे? पीसफुल क्राउड थे वो लोग, मतलब शांतिपूर्व वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। तो फिर इसके बदले में 13 मार्च 1940 को लगभग 20-21 सालों के बाद 40 साल के एक इंडियन व्यक्ति उधम सिंह जी ने माइकल ओ ड्वायर को जाकर लंदन में उन्होंने मारा। और माइकल ओ ड्वायर को उन्होंने मारा, ये ध्यान रखिएगा, उन्होंने ये जनरल डायर को नहीं मारा जो कि उस समय ऑफिसर कमांडिंग थे, जिन्होंने ऑर्डर दिया था। इन्होंने मारा माइकल ओ ड्वायर को, जो कि उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, क्योंकि उधम सिंह का मानना था कि इन्होंने इस जो जघन्य अपराध को इन्होंने कहीं ना कहीं ऊपर से ऑर्डर दिया और इन्होंने इंडोर्स किया और सपोर्ट किया इस हत्याकांड को। तो इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को 20-21 सालों के बाद जाकर लंदन में मारा, जिनका नाम था माइकल ओ ड्वायर। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 13 अप्रैल 1919 को किसकी गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी? तो अभी हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि 2 लोगों के अरेस्ट के विरोध में, एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक थे डॉक्टर सत्यपाल। तो 10वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 11वां देखते हैं। रॉलेट एक्ट जो है, जिसके विरोध में वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ये किस साल में पास हुआ था? तो ये पास हुआ था सन 1919 में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये 18 मार्च 1919 में पास हुआ था। और वो लोग कब विरोध कर रहे थे? जब वहां पे अमृतसर हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल को ये हत्याकांड हुआ था, जब वो लोग विरोध कर रहे थे। तो देखिए 18 मार्च को पास हुआ था, उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके दौरान अमृतसर हत्याकांड या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो 11वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। 12वां देखते हैं। जब रॉलेट एक्ट पास हुआ उस समय भारत का वाइस रॉय कौन था? तो उस समय भारत के वाइस रॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 12वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 13वां देखते हैं। रॉलेट एक्ट में प्रावधान क्या थे? जो मैंने उस समय बात किया कि आगे डिटेल से बात करेंगे, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इस एक्ट में ऐसा क्या प्रावधान था कि इंडिया के लोग उसका विरोध कर रहे थे। तो एक्चुअली इसमें जो प्रावधान था वो था इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल। मतलब कि बिना ट्रायल के, मतलब बिना आपके ऊपर मुकदमा चले, सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार जिसको चाह लेगी उसको जेल में बंद कर देगी। तो ना तो कोई ट्रायल होगा, ना कोई समरी प्रोसीजर होगा ट्रायल के लिए, और आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। तो 13वें का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो मेन एम था रॉलेट एक्ट का वो ये था कि इंडियन सिटीजन जो है, भारतीय नागरिक जो है, उनका फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल ख़त्म कर देना। तो वैसे उस समय कोई ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स था भी नहीं, बट जो भी था उसको ख़त्म कर देना इसका मेन एम था। उसके बाद देखते हैं कि जो इसका ऑब्जेक्टिव ये भी था एक साथ साथ कि मतलब कंप्लीटली सप्रेस करना है, मतलब बिल्कुल दबा देना है किस चीज़ को? पॉलिटिकल एक्टिविटी जो हो रहा है इंडिया में, मतलब अपने देश को आज़ाद करने के लिए जो सारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो जो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे थे उसको बिल्कुल दबा देना है। और सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार, उसको बहुत ही बड़ा पावर देना। अब ये पावर ही हुआ कि आप बिना कोई ट्रायल के आप जिसको मर्जी चाहे उसको अरेस्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं 14वां। ये यूपीएससी 2009 में आया हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय में रॉलेट एक्ट के कारण इतना लोकप्रिय आक्रोश क्यों हुआ? फिर से वही सवाल है, लेकिन अलग आया हुआ, अलग एग्जाम में, इसीलिए मैंने इसको ले लिया है कि हुआ इसलिए क्योंकि इट ऑथोराइज्ड द गवर्नमेंट, ये सरकार को ये पावर देती है टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल के आप किसी को भी अरेस्ट करके जेल में डाल सकते हैं। 14वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 15वां देखते हैं। निम्न में से किस कानून के कारण एक जन आक्रोश पैदा हुआ जो बाद में ब्रिटिशों द्वारा किए गए जलियांवाला बाग हत्याकांड का
कारण बना। तो किस लिए हुआ, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, रॉलेट एक्ट के कारण हुआ। आप ये सवाल मैं इसलिए बार बार ले रहा हूं ताकि आप देखकर समझ सके कि अलग अलग एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है, तो ये सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। 15वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 16वां देखते हैं, निम्न में से किसने माइकल ओ ड्वायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था उसकी हत्या की थी? तो वो कौन थे, वो थे उधम सिंह। 16वें का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यह भी एग्जाम देखिए 45th बीपीएससी 2002 में आया हुआ है। 17वां देखते हैं, 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए इसकी जांच के लिए बनाए गए कमेटी का नाम क्या था? ये जो हत्याकांड हुआ, इस हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी का गठन हुआ था, उस कमेटी का नाम क्या था? उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। 17वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये कमेटी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 18वां देखते हैं, उस प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने 1919 में पंजाब में भारतीय लोगों के ऊपर हुए अत्याचारों के विरोध में ब्रिटिशों द्वारा दिए गए नाइटहुड पुरस्कार को वापस लौटा दिया। तो वो कौन थे? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इनको ब्रिटिशरों द्वारा दिया गया था, नाइटहुड पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इस नाइटहुड पुरस्कार को ब्रिटिश लोगों को वापस लौटा दिया कि आप ये अपना पुरस्कार रख लो। और इनके बारे में जान लीजिए, ये फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरेट थे, मतलब ये पहले एशियन थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरिएट थे रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने अपना नाइटहुड पुरस्कार अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था इस हत्याकांड के विरोध में। 18वें का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 19वां देखते हैं, बिहार के इतिहास के लिए सबसे पुराना स्रोत कौन सा है? तो सबसे पुराना स्रोत है अथर्ववेद। 19वें का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग जानते हैं वेद 4 होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा होता है अथर्ववेद, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो बिहार के इतिहास के लिए सबसे पुराना स्रोत है अथर्ववेद। 19वें का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 20वां देखते हैं, बिहार में मानव सभ्यता की पहली उद्गम का साक्ष्य कहाँ मिला है? बिहार की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बिहार में मानव सभ्यता की पहली उद्गम का जो साक्ष्य मिला है वो मिला है मुंगेर और नालंदा से। 20वें का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रंथ बिहार में महाजनपद के बारे में जानकारी देती है? हम लोग जानते हैं कि टोटल 16 महाजनपद थे, तो ये महाजनपदों के बारे में जानकारी कौन सा देता है, मतलब कौन सा ग्रंथ देता है कि बिहार में महाजनपद थे? तो ये देता है अंगुत्तर निकाय। 21वें का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये अंगुत्तर निकाय क्या है? ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, ये मतलब बुद्धिस्ट ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। उसी में ये जानकारी मिलता है बिहार में महाजनपदों के बारे में। आगे देखते हैं 22वां, मौर्य काल से संबंधित 80 स्तंभों वाला हॉल खुदाई में मिला है। तो ये कहाँ मिला है खुदाई में? तो ये मिला है कुम्हरार में, जिसको कुम्हरार भी कहते हैं और कुम्हरार भी कहते हैं। ये है पटना में। तो 22वां का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 23वां, बिहार में पाए गए अशोक के शिलालेखों को किस भाषा में लिखा गया है? तो अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, शिलालेख मिले हैं बिहार में, वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं ब्राह्मी भाषा में। 23वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 24वां देखते हैं, उत्तरी बिहार में आर्यों के विस्तार की महत्वपूर्ण सूचना किस ग्रंथ में मिलती है? उत्तरी बिहार में आर्यों के विस्तार की महत्वपूर्ण सूचना ये किस ग्रंथ में मिलती है, आपको ये बताना है। तो ये मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। 24वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे बिहार स्पेशल क्वेश्चंस है, इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा, वन लाइनर्स ये आते ही रहते हैं एग्जाम में। 25वां देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर चर्चा किया गया है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उस पे बेसिकली जो है वो पॉलिटिकल चर्चा है। 25वें का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज जान लीजिए जो हम लोग पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं, मतलब पिछले पार्ट्स में कवर कर चुके हैं, कि कौटिल्य जो थे जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था उनके और भी कई नाम थे, जैसे कि चाणक्य, ये भी इन्हीं का नाम था, चाणक्य इन्हीं को कहा जाता है। इसके अलावा विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग पहले ये एक्चुअली कवर कर चुके हैं। आगे देखते हैं 26वां, निम्न में से कौन से वेद में किकाटा को मगध का सबसे पुराना निवासी बताया गया है? कि किकाटा मगध के सबसे पुराने निवासी थे, तो ऐसा किस वेद में बताया गया है?
तो ये बताया गया है ऋग्वेद में, जो कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद भी है। तो 26वें का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 27वां देखते हैं, नालंदा के बड़ा गांव में स्थित नालंदा महाविहार की खोज किसने की? तो ये किया गया अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। 27वें का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 28वां देखते हैं, बिहार में पहली नवपाषाण संस्कृति कहाँ पाई गई? नियोलिथिक कल्चर बिहार की जो पहली थी वो कहाँ पाई गई? तो ये पाई गई चिरांद में। चिरांद कहाँ है? ये सारण जिला में है। सारण जिला में है चिरांद। वहां पे पहली नियोलिथिक कल्चर मतलब नवपाषाण संस्कृति पाई गई। 29वां देखते हैं, चिरांद जो हम लोग बात किए सारण में है, और चेचर जो कि वैशाली में है, यहाँ पे किस काल के अवशेष मिले हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ पे नवपाषाण काल के अवशेष मिले। हम लोग पहले अभी पिछले प्रश्न में बात किए हैं कि सारण में, हम लोग अभी देखें कि सारण में पहली नवपाषाण संस्कृति की अवशेष पाई गई, और यहाँ पे सारण और वैशाली ये दोनों ही जगह नवपाषाण काल की यहाँ पे आपको अवशेष मिले हैं। 29वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 30वां देखते हैं, किस तरह के बर्तन नवपाषाण युग से संबंधित हैं? किस तरीके के बर्तन? तो ये जो ब्लैक और रेड वेयर है, मतलब जो काला और लाल तरह के जो बर्तन हैं, ये एक्चुअली नवपाषाण युग से संबंधित है। ये नियोलिथिक पीरियड को बिलोंग करते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर। 30वें का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 31वां देखते हैं, ताम्रपाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चालकोलिथिक एज के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके ऑल ऑफ द एबव, तीनों जगह से। मतलब चेचर जो कि वैशाली में है, चिरांद जो कि सारण में है, इन दोनों से तो मिले ही है। इसके साथ ही साथ सोनपुर और मनेर, इन दोनों जगह से भी ताम्रपाषाण युग के अवशेष मिले हैं, मतलब चालकोलिथिक एज के अवशेष मिले हैं। आगे देखते हैं 32वां, निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ श्रीलंका में संग्रहित किया गया है? मतलब उसको श्रीलंका में कंपाइल्ड किया गया है। तो ये कौन से बौद्ध ग्रंथ हैं? तो ये दीपवंश और महावंश, इन दोनों का जो संकलन है ये किया गया है श्रीलंका में। ये कंपाइल्ड किया गया है श्रीलंका में, दीपवंश और महावंश। 33वां देखते हैं, बिहार से भारी मात्रा में मिले पंचमार्क वाले सिक्के किस धातु से बने हैं? तो ये जो पंचमार्क वाले क्वाइन है ये भारी मात्रा में मिले हैं बिहार में हर जगह। तो ये किस धातु के बने हैं आपको ये बताना है। तो ये बने हैं सिल्वर धातु के। तो 33वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 34वां, निम्न में से किस शासक के द्वारा ज़्यादा सिक्के नहीं जारी किए गए? ये जो शासक थे ये बहुत ज़्यादा सिक्के जो है अपने शासनकाल में इन्होंने जारी नहीं किया, तो वो कौन है? तो ये बेसिकली आपको वंश बताना है। तो ये हैं पाल वंश के, इन्होंने बहुत ज़्यादा सिक्के जारी नहीं किए। 34वें का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 35वां देखते हैं, वैशाली में हुए दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता किसने की? तो दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ उसका अध्यक्षता किया गया था सबा कमी के द्वारा। 35वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। तो आइए हम लोग चारों डिटेल से देख लेते हैं। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC मतलब 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये राजगृह, उस समय राजगीर को राजगृह कहा जाता था, वहां पे हुआ था। चेयरमैन थे महाकसपा, और उस समय जो रूलर थे वो थे राजा थे अजातशत्रु जो कि हर्यंक वंश के थे। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल ठीक 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये वैशाली में हुआ था। इस समय चेयरमैन थे सबा कमी, और जो रूलर थे राजा थे वो थे कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश के थे। तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल 250 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्रा में। ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाटलिपुत्रा में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। और इस समय चेयरमैन थे मोगालीपुत्ता तिस्सा, और इस समय रूलर थे जो राजा थे वो थे अशोक मतलब जो महान राजा कहा जाता है वो थे, और ये मौर्य वंश के थे। चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल और आखिरी वाला जो बुद्धिस्ट काउंसिल है ये 98 AD में हुआ था। बाकी तीनों BC में हुआ था, ये AD में हुआ था 98 AD में, और ये कश्मीर में हुआ था। चेयरमैन थे वसुमित्र, रूलर राजा थे कनिष्क जो कि कुषाण वंश के थे। आगे देखते हैं 36वां क्वेश्चन, दिगंबर संप्रदाय का उदय किसके नेतृत्व में हुआ? हम लोग जानते हैं कि ये जो जैन धर्म है, जैन धर्म ये आगे दो संप्रदायों में बट गया, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर।
तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिगंबर संप्रदाय का उदय ये किसके नेतृत्व में हुआ था। तो दिगंबर संप्रदाय का जो उदय है ये हुआ था भद्रबाहु के नेतृत्व में। 36वें का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था दिगंबर संप्रदाय का उदय हुआ था। और ये जो स्थूल भद्र हैं इनके नेतृत्व में श्वेतांबर का उदय हुआ था। श्वेतांबर का उदय हुआ था। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जैन धर्म जो है ये दो संप्रदायों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का उदय हुआ स्थूल भद्र के नेतृत्व में और दिगंबर का उदय हुआ भद्रबाहु के नेतृत्व में। तो यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से बी करेक्ट हो जाएगा। 37वां देखते हैं, खुदाई खिदमतगार का आयोजन किसने किया। तो यह किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। 37वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हम लोग एक्चुअली दूसरे क्वेश्चन में भी इनके बारे में, मतलब पिछले क्वेश्चन में हम लोग बात कर चुके हैं खान अब्दुल गफ्फार खान जी के बारे में, बट फिर भी बात कर लेते हैं। ये इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और ये पश्तून लीडर थे। ये पश्तून थे वहाँ पे ये थे। तो इनका और भी कई नाम था, बाचा खान, बादशाह खान, फकरे अफगान, ये सारे इन्हीं के नाम थे। इनका एक और नाम था सरहदी गांधी, मतलब सीमांत गांधी, इसलिए क्योंकि इनका जो महात्मा गांधी जी के साथ जो एसोसिएशन था वो बहुत ही क्लोज था और ये साथ ही साथ महात्मा गांधी जी की तरह ये भी अहिंसा में विश्वास करते थे, इसीलिए इनको सरहदी गांधी मतलब सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता था। और इन्होंने ही गठन किया था खुदाई खिदमतगार का, मतलब बेसिकली अंग्रेजों से आज़ादी के लिए इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। इनको भारत रत्न भी दिया गया। कब दिया गया? 1987 में। आगे देखते हैं 38वां, बिहार के किस जिले में गांधी जी के ऊपर आधारित थीम पार्क बनाया गया है। गांधी जी के ऊपर आधारित थीम पार्क किस जिले में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले में। 38वें का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो एक थीम पार्क बनाया गया है जो कि है जिसका नाम है भीतिहरवा गांधी आश्रम, जो कि पश्चिम चंपारण जिले में बनाया गया है। 16 करोड़ इसमें लगभग कॉस्ट आया है। तो 2017 में जबकि 100वां एनिवर्सरी था चंपारण सत्याग्रह का, तो सीएम जो है बिहार के नीतीश कुमार जी, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था इस पार्क का, है ना। ये जो पार्क बना है भीतिहरवा गांधी आश्रम में, तो ये यही है चंपारण सत्याग्रह के 100वें एनिवर्सरी में इन्होंने फाउंडिंग स्टोन, मतलब जो शुरुआत होता है बनना, तो फाउंडिंग स्टोन मतलब नींव रखा गया था सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा। अब इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस पार्क के बारे में वो ये है कि गांधी जी की जो बायोग्राफी है, उनकी जीवनी है, वो यहाँ पे डिजिटली यहाँ पे इस पार्क में दिखाया जाएगा। आगे देखते हैं 39वां, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। 39वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे इसके बारे में देखते हैं। क्लीमेंट एटली उस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के जब भारत आज़ाद हुआ था, और ये लेबर पार्टी के थे। वहाँ पे मेनली दो पार्टी है, एक है लेबर पार्टी, दूसरा है कंजर्वेटिव पार्टी। तो ये लेबर पार्टी के थे क्लीमेंट एटली। कब से कब तक थे लेबर पार्टी के ये लीडर थे? 1935 से लेकर 1955 तक। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये रहे यूके के 1945 से लेकर 1951 तक। इसी बीच में 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। आगे देखते हैं 40वां क्वेश्चन, भारत सरकार के किस अधिकारी को संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। मतलब वो संसद के सदस्य तो नहीं है लेकिन फिर भी संसद के कार्यवाही में वो भाग ले सकते हैं। ऐसा कौन सा अधिकारी है भारत सरकार का? तो वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 40वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते कौन है? तो ये भारत सरकार के मुख्य लीगल एडवाइज़र होते हैं। मतलब हर लीगल मैटर पे ये भारत सरकार को एडवाइस देते हैं। तो ये क्या करते हैं, भारत सरकार को सारे के सारे वो लीगल मैटर जो इनके पास रेफर होते हैं उस पे ये भारत सरकार को एडवाइस देते हैं। तो बेसिकली ये बहुत बड़े वकील होते हैं, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं। तो अभी के जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं आर वेंकट रमणी। अभी के जो इनकम्बेंट मतलब अभी जो जारी में अटॉर्नी जनरल है उनका नाम है आर वेंकट रमणी। आगे देखते हैं 41वां क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराना हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत आपको बताना है कि आप निजी भवन के ऊपर भी राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो किस अनुच्छेद के तहत?
तो ये जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के तहत आप अपने निजी भवन जो आपका प्राइवेट हाउस है वहाँ पे भी आप भारत का राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं, ये आपका अधिकार है इस आर्टिकल के तहत। 19वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 41वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। आगे देखते हैं 42, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नवंबर 26 को, क्योंकि 26 नवंबर 1950 को ही 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो 42वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो पहली जो मीटिंग थी भारतीय संविधान सभा की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और उसके बाद कंप्लीट हो गया 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए इसको संविधान दिवस कहा जाता है। आगे देखते हैं कि टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को ड्राफ्ट और फाइनलाइज करने में। 2 साल 11 महीने 18 दिनों का समय लगा था। 43वां क्वेश्चन, सिक्किम भारत संघ का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बना? तो सिक्किम बना था 1975 में। 43वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये एक संपूर्ण राज्य बना था 1975 में, सिक्किम की बात की जा रही है। आगे देख लेते हैं। तो पहले ये किंगडम था, तो फाइनली उन्होंने ये चुना कि अब फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया जाए, इंडियन यूनियन का मतलब भारत संघ का। तो 26 अप्रैल 1975 को ये पूर्ण राज्य बन गया। अब ये किस आर्टिकल, किस संविधान संशोधन के तहत ये बना? तो ये जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, उसी के तहत ये बना। और ये जो स्टेट है इसको एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया आर्टिकल 371 क्लॉज एफ के तहत। भारत संविधान के ये जो आर्टिकल है इसके तहत इसको कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए। अब अगर जो सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उसके बारे में बात करें कि वो भारत का हिस्सा कब कब बने, तो देख लेते हैं। असम ये शुरुआत से ही था 1947 से ही। नागालैंड बना 1963 में, 1963 में। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर ये तीनों बने 1971 में। सिक्किम जो कि प्रश्न पूछा गया ये बना 1975 में। और जो सबसे लास्ट में बना है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये बना 1987 में, भारत का एक पूर्ण राज्य बना। आगे देखते हैं 44वां क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था इसके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये इनेक्ट किया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, बिल्कुल सही है। इसको बाद में गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना गया, बिल्कुल ये भी सही है। आगे देखते हैं, इसको रिपील किया गया, खत्म किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा, यह भी बिल्कुल सही है। 44वां का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो इस एक्ट को प्रपोज किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, जो उस समय के वाइस रॉय थे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में ये आया था। तो इसको क्यों लाया गया था? तो कर्टेल मतलब खत्म करना, पाबंदी लगा देना, किस चीज़ पे? फ्रीडम ऑफ द इंडियन प्रेस, जो भारतीय प्रेस था उसकी आज़ादी पे बिल्कुल पाबंदी लगा देना, इसीलिए इसको, इस प्रेस एक्ट को लाया गया था 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो इसमें क्या हो रहा था कि प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स ब्रिटिश पॉलिसीज, मतलब कि जो ब्रिटिश सरकार के जो सारे नीतियां थी उसकी ओर ये लोग क्रिटिसाइज करते थे, सारे प्रेस के लोग, क्योंकि प्रेस के लोग जो भी इंडियन थे तो वो क्रिटिसाइज करेंगे ही। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं पाबंदी लगा दिया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। मतलब जो भी आप छापेंगे पहले वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा सेंसर किया जाएगा, तभी आप उसको छाप सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं छाप सकते हैं। तो इस एक्ट को बाद में निक नेम दिया गया गैगिंग एक्ट। अब इसको बाद में ख़त्म कर दिया गया बहुत ही जल्दी 7 दिसंबर 1881 को, और उस समय जो गवर्नर जनरल और वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने ख़त्म किया, लॉर्ड लिटन ने लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में लाया गया, और 1881 में, लगभग 1882 मानिए क्योंकि 7 दिसंबर है, तो इसको ख़त्म कर दिया गया। आगे देखते हैं 45वां, निम्न में से किस चीज़ के साथ लॉर्ड लिटन नहीं जुड़े हुए हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके साथ तो जुड़े हुए हैं। ये आर्म्स एक्ट के साथ भी जुड़े हुए हैं, स्ट्रेची कमीशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इल्बर्ट बिल के साथ ये नहीं जुड़े हुए हैं। 45वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं। इल्बर्ट बिल ये एक तरीके का ये बिल था। इस बिल में क्या था हम लोग देखते हैं। इस बिल को लाया गया था 1883 में, और किसके द्वारा ये लाया गया था? कर्टनी इल्बर्ट,
जो कि इस बिल के फ्रेमर थे, मतलब इस बिल को इन्होंने ही बनाया था, कर्टनी इल्बर्ट ने बनाया था। 1883 में ये लाया गया बिल। तो इसमें था क्या, तो ये बिल का नाम रखा गया इल्बर्ट बिल क्योंकि बनाने वाले थे कर्टनी इल्बर्ट, लेकिन इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। वही लॉर्ड रिपन जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाए थे, तो उनके द्वारा, ये लॉर्ड रिपन के द्वारा इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। इस बिल में था क्या, तो इसमें यह था कि इंडियन जो जजेस हैं, सीनियर इंडियन जजेस, उनको अलाउ किया गया कि आप यूरोपियन ऑफेंडर्स को भी ट्राई करेंगे। मतलब पहले क्या होता था कि अगर यूरोपियन ऑफेंडर है, मतलब अगर गलती करने वाला यूरोपियाई है, तो उसको जज जो करेंगे वो भी यूरोपीय जज ही करेंगे। लेकिन इस बिल के तहत जो भारतीय जज थे उनको पावर दिया गया कि चाहे क्यों नहीं गलती करने वाला, जुर्म करने वाला यूरोपीय है, लेकिन आप भी उनको सजा दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यूरोपीय लोग इसको बेइज्जती मानते थे कि कोई भारतीय जिसको हम लोग गुलाम बनाकर रखे हैं वो हमें सजा देगा। तो इसको एक तरीके से ये जो बिल है बहुत विवादों में चला गया। तो पहले क्या था, जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ यूरोपियन जज ही ट्राई करते थे यूरोपियन ऑफेंडर्स को। जो गलती करने वाला अगर यूरोपीय है तो जज भी यूरोपीय ही रहेंगे। लेकिन इस बिल के तहत ये कहा गया कि भारतीय जज भी यूरोपियन ऑफेंडर्स को मतलब सजा सुना सकते हैं। तो लॉर्ड लिटन, इसके अलावा स्ट्रेचे कमीशन भी इन्होंने बनाया था आउटकम ऑफ द फेमिन से डील करने के लिए। जो फेमिन, जो अकाल पड़ता है, उसके बाद की जो स्थिति हो जाती है, उससे डील करने के लिए कमीशन बनाया गया था, स्ट्रेचे कमीशन। वो लॉर्ड लिटन ने ही बनाया था। तो इस तरीके से लॉर्ड लिटन जो है वो स्ट्रेचे कमीशन से भी जुड़े हुए थे, और आर्म्स एक्ट ये भी लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये भी लॉर्ड लिटन के द्वारा ही था। तो यहाँ पे सिर्फ इल्बर्ट बिल है जिसे लॉर्ड लिटन नहीं जुड़े हुए थे। आगे देखते हैं 46वां, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये तो बिल्कुल थे, पैथिक लॉरेंस भी थे, लेकिन जे एंड्रयू ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। 46वें का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा गया था किस लिए। ये जो पावर ऑफ मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर है, जो सत्ता का स्थानांतरण है, मतलब ब्रिटिश सरकार से भारत को दिया जाएगा, उसको कहीं ना कहीं असिस्ट करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। तो इससे क्या हो रहा था, ब्रिटिश लोगों से सत्ता जो है भारतीय हाथों में आ रही थी, मतलब भारत को आज़ादी मिल रही थी। तो वो इंडिया में कब आए थे, 24 मार्च 1946 को। अब इसमें 3 लोग थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स ये पहले थे, पैथिक लॉरेंस दूसरे थे, एवी अलेक्जेंडर ये तीसरे थे। यही तीनों थे कैबिनेट मिशन में। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। एक तरफ एक्सप्लोरर मतलब खोज करता है, दूसरी तरफ उनका बर्थ प्लेस कहाँ है आपको ये बताना है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस हम लोग जानते हैं, इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। हालांकि अमेरिका पहले से ही था, इन्होंने पहली बार देखा था कि वहाँ कोई अमेरिका है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, तो ये इनका बर्थ प्लेस कहाँ था आपको ये बताना है। तो इनका बर्थ प्लेस था इटली। तो यहाँ पे पहले का ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो 47वां का अगर इस तरीके से आप मैच करेंगे तो पहले से थर्ड 2 में है, ए में भी ऑप्शन में है और सी में भी है। तो खैर आगे हम लोग देख लेते हैं। जैक्स कार्टर, तो इनका जो है ये था फ्रांस का इनका बर्थ प्लेस था। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं 3, 4 ये दोनों में ही है। आगे देखते हैं सर फ्रांसिस ड्रेक जो है ये एक्चुअली थे यूके के, और फर्डिनांड मैगलर ये थे पोर्चुगल के, मतलब पुर्तगाल के थे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 47वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको ये सारे खोजकर्ताओं का बर्थ प्लेस बताना था, तो 47वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसको मैंने यहाँ पे डिटेल से लिख दिया। क्रिस्टोफर कोलंबस का इटली था बर्थ प्लेस, जैक्स कार्टर का फ्रांस था, सर फ्रांसिस ड्रेक का यूके था, और फर्डिनांड मैगलन का पोर्चुगल था, मतलब पुर्तगाल था। 48वां देखते हैं। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ आरबीआई इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आरबीआई जो है वो अपना फॉरेक्स रिजर्व जो रखती है तो उसमें क्या क्या होता है। तो एक तो फॉरेन करेंसी एसेट्स ये तो बिल्कुल होता है, अलग अलग जो विदेशी मुद्रा हैं उनमें ये आरबीआई अपने फंड को रखती है। गोल्ड के रूप में बिल्कुल रखती है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो कि होता है आईएमएफ में, बिल्कुल इसको भी रखती है। रिजर्व ट्रांचे पोजीशन ये भी वहाँ होता है आईएमएफ में। तो ये चारों जो है इसमें ये बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व में ये चारों ही इंक्लूड है। जैसे हम लोग जानते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व में सिर्फ पैसा ही नहीं रखती आरबीआई, गोल्ड भी रखती है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी रखती है, और रिजर्व ट्रांचे
पोजीशन भी रखती है IMF में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये क्वेश्चन भी BPSC में आया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 49वां, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य ये बिहार में है? कौन सा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क ये बिल्कुल बिहार में है, एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार का, तो ये बिल्कुल है। और ये कहाँ है? ये वेस्ट चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। दुधवा नेशनल पार्क ये बिहार में नहीं है, ये यूपी में है। यूपी के लखीमपुर खेरी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लखीमपुर खेरी, वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट में है ये दुधवा नेशनल पार्क। आगे देखते हैं गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये राजस्थान में है, ये बिहार में बिल्कुल नहीं है, ये राजस्थान में है। आगे देखते हैं भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बिहार में है। और ये बिहार में कहाँ पे है? ये मुंगेर में है। तो यहाँ पे पहला और चौथा यही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 49वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? इंडिविजुअल सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे ब्रह्मदत्त थे, तीसरे थे ये, पहले थे विनोबा भावे। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो कि 1940 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये किया गया था राइट टू फ्री स्पीच को अफर्म करने के लिए, मतलब जागरूक करने के लिए लोगों को कि राइट टू फ्री स्पीच को लेकर। तो ये किया गया था 1940 में। तो इसमें पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। हालांकि अक्सर ये एग्जाम में यही पूछा जाता है पहले सत्याग्रही, लेकिन पहले ये थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू जी थे और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तो इसको ध्यान रखिएगा। 51वां देखते हैं, इंडियन ऑयल रिफाइनरी ये बिहार के किस जिले में है? इंडियन ऑयल रिफाइनरी तो ये है बिहार के बेगूसराय जिले में। 51वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चुनाव के समय अक्सर ये मुद्दा रहता है, ऑयल रिफाइनरी को स्टार्ट करने का मुद्दा। 51वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 52वां, गोगाविले पक्षी अभ्यारण्य ये बिहार के किस जिले में है? ये एक बर्ड सेंचुरी है, तो आपको बताना है ये किस जिले में है गोगाविले पक्षी अभ्यारण्य। तो ये है अररिया में। 52वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर फिर से हम लोग बात करें कि बिहार में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार में। तो कुछ हम लोग सेंचुरी देख लेते हैं। वाल्मीकि वन्य प्राणी सेंचुरी और उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी ये दोनों ही पश्चिम चंपारण जिले में है। इसके अलावा पंत वन्य प्राणी सेंचुरी ये नालंदा जिले में है। और देख लेते हैं विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी ये भागलपुर जिले में है। इसके अलावा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा कि बोथ मतलब दोनों नागी और नकटी जो बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पे है? जमुई में है। इन दोनों को अभी रामसर साइट्स घोषित किया गया है। तो अभी एक और जो कांवर लेक जो बर्ड सेंचुरी है बेगूसराय में, ये पहला रामसर साइट था बिहार का। और दूसरा और तीसरा कौन बना? दूसरा बना नागी और तीसरा बना नकटी। तो बिहार में अभी टोटल 3 रामसर साइट्स हैं, और अगर टोटल इंडिया की बात करें तो 82 रामसर साइट्स हैं। तो ये दोनों अभी हाल फिलहाल में बने हैं, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये हॉट टॉपिक है एग्जाम का। आगे देखते हैं 53वां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये कहाँ के निवासी थे? तो ये थे डुमरांव के निवासी थे। 53 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 54, विष्णुपद मंदिर इसको दोबारा बनाया गया, किसके द्वारा? तो ये बनाया गया था अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। विष्णुपद मंदिर को दोबारा बनाया गया था। 54 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अभी फिलहाल क्या इसके बारे में डेवलपमेंट हुआ है? विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर जो कि गया का है, और महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया में है बिहार में। इन दोनों को सरकार के सपोर्ट से इसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, वर्ल्ड क्लास पिलग्रिम और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। और किस तरीके से किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ठीक वैसे ही जैसे कि काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर जो कि वाराणसी में है, जिस तरीके से उसको डेवलप किया गया, उसी तरीके से महाबोधि टेम्पल और विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। अब ये विष्णुपद टेम्पल है क्या? तो ये वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट हिंदू श्राइन्स है, सबसे पुराना, मतलब वन ऑफ द सबसे पुराना है ये विष्णुपद टेम्पल, जो कि गया में फल्गु नदी के किनारे है। और अगर महाबोधि टेम्पल की बात करें तो ये एक ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप लोग इसको जानते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 55वां, रक्सौल शहर को
किस नाम से जाना जाता है, मतलब इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से? गेटवे ऑफ नेपाल, क्योंकि नेपाल से जाने का यहाँ से रास्ता है, इसीलिए गेटवे ऑफ नेपाल के नाम से भी रक्सौल शहर को जाना जाता है। तो 55वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगा। ये 7वां सीरीज था। इस तरीके से जैसा कि मैंने आपसे वादा किया, लगभग 50 सीरीज में लेकर आऊँगा, जिसमें हम लोग 2000 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। और इसमें 50 से 60 क्वेश्चन आपको सिर्फ इसी 50 सीरीज से आपको देखने को मिलेगा। आप इसके लिए बिल्कुल श्योर रहिए। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए इस चैनल से, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।